मसनूई रोशनी भी आ जाए तो अच्छी। जी बहुत शुक्रिया। हमने कोई आधा घंटा जो है वो जिस तरह शाहिद खान साहब ने कहा कि ह्यूमन लैंग्वेज में बात करें, तो शुक्र है कि उन्होंने भी उर्दू में बात की है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, अंग्रेजी बड़ी मुश्किल से समझ आती है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके जो 7 साल का अपने सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये बात शानदार है और जाहिर है बहुत अच्छी किताबों के यहाँ तारुफ होते हैं और तलबा की इतनी तादाद देखकर बड़ी हौसला अफजाई होती है कि वो सुनने वाले भी हैं और यकीनन ये पढ़ने वाले भी होंगे। मुझे कोई 2 हफ्ता पहले उस्मानी साहब का जो है वो फ़ोन आया, उन्होंने हुक्म दिया कि आपने किसी नावल पे बात करनी है और खुद ही तजवीज़ दे दी कि आपने मर्द दवाम पे बात करनी है। और मैंने इतनी जल्दी इतने कम दिनों में मैंने शायद ही कोई नावल पढ़ा हो जो मैंने ये नावल पढ़ा है और मैंने आज 12 बजे इस नावल को मुकम्मल किया। और लिटरेचर वाले लोग बैठे हुए हैं, इन्हें पता है कि किसी नावल को पढ़ना, किसी नज़्म को पढ़ना और उसका जो एनालिसिस है वो कुछ वक्त लगता है, इतना आसानी से आप उस पर बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं इस नावल पे बात करने से पहले मैं उर्दू नावल की जो रवायत है हमारे यहाँ उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि उर्दू नावल की रवायत हो या मगरबी नावल की रवायत हो, 19वीं सेंचुरी के नावल हो या 20वीं सेंचुरी तक, मार्शल प्रोस्ट तक, जेम्स जॉयस तक, वर्जीनिया वुल्फ तक के जो नावल हैं, वो तमाम नावल ऑलमोस्ट रियलिज्म की टेक्निक पर लिखे गए हैं। उन नावलों में वक्त की जो रफ्तार है वो वही है जो हमारी है। हम यहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नावल का कल्चर, नावल का शहर, नावल की दुनिया, नावल के लोग वही हैं जिनसे हम वाकिफ हैं। फ्रॉबियर को पढ़े तो पता चलता है कि पेरिस हमारे सामने है, दोस्तोयेवस्की को पढ़ते हुए लगता है कि मॉस्को है, रशिया है, हमें पता है। या जो इंग्लिश नावलिस्ट है हमें पता है कि ये हमारी दुनिया है। और नावल पढ़ के ये ज़ाहिर दुनिया के वो अजीम नावल हैं, वो उनको पढ़ने के बाद हम बदल जाते हैं, लेकिन टेक्निक सादा है, आसान है, चीज़ें सामने की हैं, मल्टी लेयर्ड है, नकातों को पता है। 20वीं सदी में ज़ाहिर है एक 100 साल कम से कम गुजर चुका था इंडस्ट्रियल एरा को, ज़माने को, टाइम की जो रफ्तार है अगरचे आज भी वही है, लेकिन वक्त की रफ्तार वो नहीं रही। हमारे पास हम इतनी लम्हों में सफ़र करते हैं, पहले हम महीनों में, सालों में सफ़र करते थे, सोचने का, रुकने का वक्त नहीं है हमारे पास। तो 20वीं सदी में के मिड में लैटिन अमेरिका में जो ये नावल जो है इसका भी बड़ा रास्त असर है, क्योंकि तो उर्दू के जो चंद 3-4 लोग हैं जिनमें ये हैं नज़ीर मसूद हैं या इंडिया से सुंदर प्रकाश हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने लैटिन अमेरिकन जो नावल है जिनमें 4-5 लोग हैं, बोर्खेस है, कारपेंटियर है, कॉर्तज़ार है और मार्कीज है, रुल्फो है, इन लोगों का असर बराह रास्त कबूल किया, उनको पढ़ा, एंजॉय किया, सब कबूल किया। उनमें से ये भी हैं सिजी काला। तो इन नावलों में वक्त की रफ्तार वो नहीं है जो क्लासिक की नावलों में वक्त की रफ्तार है। ये जो नावल है इसकी कहानी में पहले आपको बयान कर देता हूँ। इन्होंने इससे पहले अफसाने देखे, इनके अफसाने जो है उनमें भी आपको मैजिकल रियलिज्म का एलिमेंट नजर आता है। इसकी जरा वजाहत कर दूं कि मैजिकल रियलिज्म वो नहीं है जो हमें दास्तानों में, लोक कहानियों में नजर आता है। इसका ताल्लुक रियलिज्म के साथ बराह रास्त है। ये चीजें आपके सामने मुख्तलिफ हो रही हैं, आप देख रहे हैं, और नावलिस्ट जो है वो नावल की दुनिया में कोई ऐसा वाकया जस्टिफाइड तरीके से लेके आता है कि वो आपको गैर हकीकी मालूम ही नहीं होता। मार्कीज के यहाँ तितलियां उड़ती नजर आती हैं, ट्रैक्टर किसी से मिलने के लिए जा रहा है, या पेट्रोप्रामों में आपको रूह और अजसाम का फर्क जो वादे नजर नहीं आता, लेकिन वो नावल की दुनिया में जस्टिफाइड है, नावल के बाहर में जस्टिफाइड नहीं है। यानी पता है कि शहर है, हमें पता है पोस्ट पोस्ट का किरदार भी है, लेकिन वो निजाम ऐसा लेके आते हैं कि हम तहय्युर के आलम में गुम हो जाते हैं। इन्होंने जो कहानियां लिखी इनमें भी हमें ये एलिमेंट नजर आता है। मतलब ये नावल है, नावल शुरू बड़े दिलचस्प तरीके से होता है कि जो बयान कुनिंदा है, बयान कुनिंदा, रावी, मुसन्निफ, ये एक ही चीज नहीं होते। तो बयान कुनिंदा को एक कैरेक्टर नजर आता है जो वॉशरूम में जाके वो हाथ धो रहे हो, वो किसी को देखता है, और वो जो शख्स उसको देख रहा है वो चेहरा छुपा के इसको देखता है। इसे लगता है कि शायद कोई हेलुसिनेशन है, कोई ऐसे ही है, कुछ फरामोश कर देता है।
फिर कहानी आगे बढ़ती है और इसकी एक दोस्त है, गंधारा नामक कैरेक्टर है। और गंधारा वो जो कोई भी नॉवेलिस्ट जो है वो कोई भी कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर का जो नाम है उसको वैसे नहीं लेके आता है, उसको नॉवल के निजाम में जस्टिफाई करता है। फ्लॉबियर के बारे में कहा जाता है कि वो अगर उसकी हीरोइन आ रही है, उसने खास तरह का लिबास पहन रखा है, तो वो उसने लिबास भी क्यों पहना, नॉवल के निजाम में वो उसको जस्टिफाई करेगा। या बंदूक अगर दीवार पे टंगी है तो वो उसको वो चलनी चाहिए नॉवल में कहीं आगे का। तो गंधारा है, अब गंधारा तहजीब, उसका जो घर है वो उस तरह का है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी वैसे ही हैं, पुराना घर है, सेलमज़दा घर है, मिस्टीरियस सा किरदार है, अपनी दुनिया में रहने वाला। ये वो उसके साथ इसको मोहब्बत हो जाती है, इन दोनों का आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक है। मोहब्बत का इजहार नहीं करते, ताल्लुक बड़ा करीबी है। तो अब इसे यही लगता है कि गंधारा मुझसे मोहब्बत करती है। यहां तक फिर गंधारे से पूछती है कि तुमने उस शख्स को दोबारा देखा जिसको पहले दिन देखा था? तो कहते हैं कि मुझे नजर नहीं आया दोबारा। यहां तक नावल का टाइम वही है जो हमारा और मेरा टाइम है, ठीक है। घड़ी हमें पता है हमारे सामने चल रही है, ठीक है। तारीखी मनाजर हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो जॉब कर रहा है किसी जगह पे, आपस में मिलते हैं, समंदर पे जाके गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, और 2-3 बार वो किरदार दोबारा नजर आता है। फिर इसको एक असाइनमेंट मिलती है कि भाई आप कलकत्ता जाएं और वहां जाके तो जो मेट्रो रेल है, जिस तरह हमारी ये है, इसमें कुछ करप्शन हो गई है जैसे हमारे यहाँ भी है, तो उसको जाकर जरा देखो, चेक करो। वहां जाकर रेल के अंदर इसका बराह रास्त सामना होता है उस शख्स के साथ जिसको इसने 2-3 बार देख रखा है। अब ये सारे काम छोड़ के उसके पीछे उसको अपने साथ ले जाता है मैकेनिकल तरीके से, और गुफ्तगू शुरू हो जाती है। और वो गुफ्तगू वो है जो नॉर्मल रूटीन की गुफ्तगू नहीं है। और वहाँ ये ज़ुर्बा द ग्रीक एक नॉवल है, कलाम ज़ाकस का, बड़ा शानदार नॉवल है पढ़ने वाला, उसका हवाला देता है और गुफ्तगूएं करते हैं। ये उससे उसका नाम पूछता है, वो कहता है कि मेरा नाम सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। अब ये अलिफ लैला के दो किरदार हैं, एक सिंदबाद बर्री है, दूसरा जहाजी है। और जहाजी वो है जो साथ सफर करता है और हर सफर में वो फैसला करता है कि मैंने दोबारा सफर नहीं करना, लेकिन फिर मजबूर होकर जाहिर है वो सफर करता है। कहता है मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है। अब अलिफ लैला जो है वो लोग किस्सों में, दास्तानों में एक मास्टरपीस है। वहां टाइम का तस्वर वो नहीं है जो हमारा है, शहर वो नहीं है जो हमारे हैं। अब जो गिरा है वो ये है कि यहाँ टाइम का तारीखी तस्वर बदलकर नफ्सियाती तस्वर बन जाता है कि वो कैरेक्टर सिर्फ किसी को नजर आ रहा है, बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा, और ये नहीं जानता कि जो किरदार है दर हकीकत ये मौत का फरिश्ता है। और वो उसको अपने साथ खंडरात में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया है, खला है, और वहां से वो इसको छत से धक्का देता है और ये मर जाता है। अब वो छत पे जो कैरेक्टर खड़ा रह जाता है वो खुद बयान कुनिंदा है और नीचे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई। ये है मैजिक द रियलिज्म का एलिमेंट। और एक मेरे ध्यान में भी कहानी आ रही है कार्पेंटियर की, जर्नी बैक टू द सोर्स। कैरेक्टर डेथ हो गई, उठ खड़ा होता है और वापसी का सफर। या एक फिल्म भी है क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, कि उसमें वो पैदा बच्चा होता है लेकिन उसकी जो हयात है वो बुढ़ापे वाली है, तो वापसी का सफर है। और कहानी की दुनिया में, नॉवल की दुनिया में, शायरी की दुनिया में इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो बिल्कुल और है, वो साइंटिफिक नहीं है। तो अब भाग के नीचे जाता है वो, उसकी इसीलिए लगता है कि जो मरने वाला है वो सिंदबाद है, जबकि वो मरने वाला खुद है। जाके वहां खड़ा होता है। एक फिल्म 1990 में आई थी द घोस्ट, मियां बीबी की कहानी है। मियां मर जाता है लेकिन उसकी रूह जो है वो नजर आती है आपको उसमें फिल्म में। तो यहाँ पे इसकी रूह जो है वो मौजूद है, डेड बॉडी है, मर गई है, परेशान हो जाता है कि क्या बना मेरे साथ, दोबारा जाता है अपने इलाके में। अब यहाँ टाइम का तीसरा फेज है और वो है मेटाफिजिकल टाइम, कि जिसके बारे में हमने सदियों से चलता चला आ रहा है
हमारे हिस्से में 30-40 साल आते हैं, ठीक है, लेकिन हम हैं उस आफाकी वक्त का हिस्सा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हम किसी और फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन हम कहीं मौजूद होंगे, वो मौजूद है। इंसानी याददाश्त भी मौजूद है, लेकिन उसका जो रोल है, फिजिकल रोल, वो खत्म, मास खत्म हो गया, जैसे मैथ्स की बात कर जी, वो जाता है। यानी गंधारा से उसकी जो मोहब्बत है वो भी कायम है, वो वापस जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। माँ जो है, उसकी उसकी चिता जलाई जा चुकी है इस कैरेक्टर की, अब वो फिर गंधारा के घर जाता है। एक दिन जाता है तो उसे वो सोचता है कि मैं जाके पता कर। एक नावल है रोमन द गोल्डन एस, अपोलियस का, गालिबन पहली सदी ईस्वी का या दूसरी का। उसमें एक कैरेक्टर है जो अपनी महबूबा से मिलने के लिए जाता है, और जिस घर में है उस घर में की मालका एक जादूगरनी है, और जादूगरनी वो हर रात को परिंदा बनकर अपने महबूब से मिलने के लिए जाती है। एक रोज ये कहता है कि अपने महबूबा से कहता है कि यार तुम इस घर में तो हो, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी कोई परिंदा बनूं। तो वो कहती है ठीक है, वो चली जाती है। तो गलती से वो इसको परिंदा बनने वाली दवाई नहीं खिलाती, इसको गधा बनने वाली दवाई खिलाती। अब उसी रात ये गधा बन जाता है, कहते फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अभी फौरी वापस ले आती हूं। उसी रात डकैती होती है, चोर आ जाते हैं, इसका जो घोड़ा है उस पर सामान रखते हैं, और बाकी सामान रखते हैं इस पर, और लेके चले जाते हैं। अब नावल की कहानी यहां से शुरू होती है। अब वो मौजूद है सोसाइटी में, रूह भी इंसानी है, लेकिन वो है गधा। इस पर मिखाइल बाख्तर ने एक आर्टिकल यानी हवाला दिया, उसने कहा कि ये सोसाइटी की तीसरी आंख है, जो हमें नजर नहीं आती, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें देख रही होती है, और ये आंख हर जगह पे होती है। गुलाम अब्बास की कहानी है साया, तो उसमें एक कैरेक्टर है जो बाहर बैठ के चीजों को देख। अब ये नावल जो किरदार तीसरी आंख बन जाता है, और तीसरी आंख सबसे ज्यादा अजियत में होती है, क्योंकि वो सिर्फ देखती है, मुकालमा नहीं करती, बात नहीं करती। महबूबा के घर जाता है, वो सोचता है कि ये मेरे बारे में बड़ी परेशान होगी, तो क्या देखता है कि उसकी किताब में किसी और लड़के की तस्वीर होती है। तो कहता है यार, अगर मैं इंसान ही रहता तो ये जो राज है कोई फाश ना होता। ये अजियत, यहाँ से अजियत शुरू होती है। वो फिर सफर करता है, क्योंकि हर जगह पे जा सकता है, शहरों में आबादियों में भागता है, ठीक है, परेशानी के आलम में कहीं कहता है कि मेरी किसी तरह जान छूट जाए। उसे फिर वो सिंदबाद याद भी आता है कि वो कहीं मिले, मेरी जान छूटे, ऐसा होता नहीं। अलमुख्तसिर कहानी आगे बढ़ती है, और आखिर में किसी एक शहर में जाता है, और वहां की लाइब्रेरी में चला जाता है, और रावी को ये कारी को ये लगता है कि अब इसकी जान छूट जाएगी, अभी ये आजाद हो जाएगा, अभी ये इसकी जान छूट जाएगी, अभी ये इसका कुछ हल निकल आएगा, लेकिन हल नहीं निकलता। तो लाइब्रेरी में जाके बैठता है, किताबें पढ़ना शुरू कर देता है, कहता है अच्छा हाँ यार, किताब जो है ये मुझे परेशानी से बचाएगी, किताब मसाइल का हल है। किताबी जो कैरेक्टर्स हैं वो लाफानी है, अखिलीस लाफानी है, हैमलेट लाफानी है। शेक्सपियर के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हैमलेट, मैकबेथ, लेयर, किंग लियर जो है वो हमें पता है कि क्या कर दिया। तो कहता है किताबों के किरदारों के साथ जीते हैं। अब वहां भी यकसानियत है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही मरना है। कि अगर आपको जहर का प्याला पिला के जिंदा रखना ही है, तो उससे मौत बेहतर है। तो वहां ये दो कैरेक्टर देखते हैं, लड़का और लड़की। लड़का उसे लगता है कि वो है जिसकी तस्वीर मैंने गंधारा की किताब में देखी, लेकिन वो है नहीं। दरहकीकत ये बयान कुनिंदा का माजी है। लड़का लड़की को देखता है, उनके पीछे जाता है, उनकी बातें सुनता है, शाम को अगर लाइब्रेरी में बैठता है तो वहां क्या देखता है कि वो लड़का वही लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। और मजेदार की बात यह है कि
ये जो बयान कुनिंदा है पहली बार किसी को नजर आता है। प्रवक्ता कहता है कि हाँ आप तो कहते लो जी मेरा मसला हल हो गया, अब मैं खुद को इसमें शिफ्ट करूंगा और फिर जान छूट जाएगी। वो मुकालमा करते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो मैं जरा पढ़ देता हूँ आखिरी चीज है, उसके बाद कहता है तो लड़के इसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। अब यहां से मेरी आगे की कहानी तुम बयान करो और ये तुम पर मुनहसर है कि इस कहानी को कहां, कैसे और किस अंजाम तक ले जा सको। इससे मजीद मौका दिए बगैर मैंने जेब से गुस्सा निकालकर अपनी गर्दन पर रख लिया। अब जबकि हालात मेरे मुवाफिक हो चुके थे, मैं नहीं चाहता था कि मौके को आसानी से गंवा दूं। इतने दिनों से मैं मुराद का उस तरह एक ट्रैक्टर है बड़े में बदल है जेब में लिए घूम रहा था और आज इसके इस्तेमाल का मौका हाथ में आ गया था। इससे पहले कि लड़का इसे समझ पाता मैं उस तरह गर्दन पर गिर चुका था। वहां सिंधबाद ने छलांग लगाई है, मरा ये है, और यहाँ अब इसने अपनी गर्दन पे वो रखा है तो मरेगा वो ट्रैक्टर जो सामने बैठा है। ये सब जबकि गार्ड ने सीढ़ियों पर जाने शुरू कर दी थी और कभी भी म्यूजियम का अलार्म बज सकता था, मेरे कटे हुए नखरे से खून के गर्म फुवारे उबल कर मेज पर गिर रहे थे। जबकि मेज के दूसरी तरफ बैठा हुआ लड़का अपनी गर्दन पकड़कर किसी ज़बह किए हुए बकरे की तरह टकराते हुए अपने बदन को झटके दे रहा था, क्योंकि उसके हलक से खून का एक दूसरा फुवारा उबलकर मेज पर जा रहा था, जैसे हम दोनों एक ही हस्ती हों जो आईने के आर पार बैठे। यहाँ मेरे दिमाग में एक कहानी आ रही है, एम्ब्रोस बियर्स की कहानी है, पैटर्न से निकल के। जरा कहानी सुनिए फिर इस पे आते हैं। कहानी यह है कि एक इलाका है, वहाँ कुछ नवाबादकार आ गए हैं, वो कब्जा करना चाहते हैं। दरमियान में एक दरिया है, दरिया का पुल है। एक शख्स कहता है कि यार मैं ना अगर पुल तबाह कर दूंगा तो इनका रास्ता हम रोक लेंगे। लोग कहते हैं कि मत जाओ, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। कहते नहीं मैं जाता हूँ। अब वो जाता है, पकड़ा जाता है। दरिया के किनारे तेज बहाव है, उसके गले में फंदा डालते हैं दो फौजी, एक ऑफिसर, और कहते हैं जी इसकी फांसी दरिया में हो। सुनने जरा ध्यान से सुनिए। रस्सा टूट जाता है, ट्रैक्टर पानी में गिर के बह जाता है। उसके पीछे गोलियां चलाते हैं, उसको मारने की कोशिश, उसके पीछे भागते हैं। वो निकल कर पानी से बाहर गिरता पड़ता अपने घर की तरफ भागता हुआ जा रहा है, जैसे मौत किसी को पुश करती है आगे की तरफ। जंगल में पहुंच जाता है। जो घर की तरफ आगे बढ़ रहा है उससे अजीब तरह की रोशनी नजर आती है, और रोशनी वो है जिसने उससे पहले कभी नहीं देखी। अंधे लोग, अगर आप लोगों ने नावल पढ़ा है या पढ़ लेंगे कभी, तो उसमें वो तमाम लोग अंधे होते हैं लेकिन उन्हें अंधेरा नजर नहीं आता, रोशनी नजर आती है। ठीक है, अनइवन चेंज है वो नहीं है जो नेचुरल है। जो घर के करीब होता है रोशनी और बढ़ती चली जाती है। जब वो घर पहुंच जाता है, सामने बीवी है, बीवी के गले जब मिलने लगता है तो रस्सा टूट जाता है और वो मर जाता है। यानी आर्टिस्ट जो है वो आपके वक्त के सफर को रोककर अपनी मर्जी से आगे चलता है। यहां उसने अपने गर्दन को उस तरह नहीं फेरा और दूसरा किरदार नहीं बना। वो जो रवायत उस मेटाफिजिकल कैरेक्टर ने शुरू की थी वो यहां उसको खत्म करता है। अगर मैंने इसको मार दिया तो ये भी अपने किसी गंधारा के फिराक में मौत के बाद मुब्तला रहेगा। लिहाजा मैं इन किरदारों को बचाता हूं जो मुझ पे होगी वो देखी जाएगी, और मैं इस मेटाफिजिकल जो रिचुअल है या जो रीत है मैं उसको तोड़ देता हूं, और जो है वो तोड़ता है मरीज गंधारा से उसकी मुलाकात हो जाती है और कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये है नावल। अब जाहिर है जो मेरा नावल का मुताला है, मेरी इस नावल के बारे में कहानी अच्छी लगी, कैरेक्टराइजेशन उसकी बड़ी शानदार है, जिस तरह की एक ऐसा शख्स जो नहीं मर रहा उसकी जिंदगी में जो इंसानियत है वो सारा इसमें मौजूद है। तो उर्दू नावल की रवायत जो है उससे ये हटके नावल है, इसके अफसाने भी उससे हटके हैं। तो जो नावल काफका के बारे में और दोस्तोवस्की के बारे में, काफका के बारे में किसी ने कहा कि काफका को पढ़ने के बाद
बाद इंसान को दुनिया बदली हुई नजर आती है। दोस्तोफिस्की के बारे में कहा कि दोस्तोफिस्की को पढ़ने के बाद इंसान खुद को बदला हुआ महसूस करता है। तो ये जो नावल है या ये जो राइटर है सिद्दीक आलम, अगर आप इसके अफसाने पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सोचने पे मजबूर करने वाला राइटर है। तो ये नावल जो है मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसका मुताला करें और अपनी राय जो है वो कायम करें। बहुत जिसने पढ़ा है वो एक सवाल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी आपने बहुत इख्तिसार के साथ और जो इसके अंदर था गैर ज़रूरी जो तफासील थी या जो बयान करनी ज़रूरी नहीं थी, हमें पढ़नी ज़रूरी होती है, उनसे हट के आपने बहुत इख्तिसार के साथ ये बता दिया इसका। तो ये वो ऐसे ही है कि ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या, कि मौत अगर अब्दी हो जाए तो इंसान सोचे क्या हाल होगा। तो ये मर्ग तमाम जो है ये यही जाहिर करती है कि ये हमेशा की मर्ग, यानी ये जिंदगी हमेशा नहीं है, ये मर्ग हमेशा है। तो अंजाम तो अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है। थैंक यू, यही कमेंट थी। थैंक यू। सरफराज नाम है मेरा जी। आपने नावल का तारुफ जो है वो मसलन पेश किया, इसके करेक्टर्स जो हैं गंदारा और ये जो नॉवलिस्ट है वो कॉन्शियसली इसको लाता है अपने नावल में। और दूसरा क्या जो इकरामुल्लाह का नावल है गुर्गे शब, उसमें जो शफी एक करेक्टर है, क्या वो भी एक इससे मिलता जुलता करेक्टर है या उसकी कोई हालत कुछ और है? क्योंकि वो भी अपना उसको छुड़ाने, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, जो सोसाइटी ने उसको कंडेम कर दिया है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कई तरह के मतलब वो करता है, लेकिन उससे जान उसकी नहीं छूटती। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखें, जब तक इंसान की याददाश्त मौजूद है उसकी जान तो नहीं छूट सकती। वो जो इकरामुल्लाह का करेक्टर है, वो मैंने जो 3 वक्त के जो नावल की दुनिया के तस्वर बताए, वो पहले तस्वर में वो एग्जिस्ट करता है। तो नावल की दुनिया में तो अगर करेक्टर जो है वो सादा हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो और वो आपको जोड़ कर ना रख दे तो उसका फायदा कोई नहीं। तो किरदार तो मिलते, क्योंकि इंसान मिलते जुलते हैं तो किरदार भी मिलते जुलते हैं, उनके हालात वाकयात भी मिलते जुलते हैं, उनको फेस करने का तरीकेकार मुख्तलिफ होता है। तो और तरह से फेस करता है, वो जिंदा किरदार है, ये मरा हुआ किरदार है, तो डिफरेंस मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर फैसल, आप तशरीफ़ लाए और एक बहुत मुश्किल किताब को हमारे लिए, हम इतने वो नहीं हैं, हम लिटरेचर के लोग हैं और साइंस वालों के लिए नई बहुत खुशी से सुन रहे थे और सवाल भी पूछ रहे थे। तो लेकिन बहरहाल मादे के बारे में हमें यही अंदाज़ा हुआ कि हरचंद है कि नहीं है, हरचंद है कि नहीं है, ये है नहीं, और मादा होते हुए भी है नहीं। मैथ के हवाले से तो मेरा यही कंक्लूजन निकला। और मर्ग दवाम में भी जब उसको मौत आ जाती है तो वो मादा तो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसकी याददाश्त मौजूद है। तो शायद जो फील्ड्स वाली आप बात कर रहे थे, उसी सूरत में कहीं पे रिलेट ज़रूर होती है। तो आज की बहुत दो खूबसूरत साइंस और अदब को हमने मिलाया। अगले महीने इंशाल्लाह, हाँ एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो किताब मेला है वो जो पिछले साल रिवाइव हुआ 9 साल के बाद, वो अब इंशाल्लाह 20, 21, 22 फरवरी 3 रोज़ा मेला जो है वो सजेगा और वो आप ही लोगों से सजेगा। और उससे पहले इंशाल्लाह एक बुक क्लब और होगा दूसरे बुध को फरवरी के 2 नई किताबों के साथ आपको हम दोबारा देखें।